इस इंसिडेंट के 15 मिनट पहले डायराओ के घर पर डायराओ दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। डायराओ अपनी पूरी बॉडी को स्क्रैच कर रहा होता है। हालांकि डायराओ के बगल में डॉक्टर्स होते हैं, जिसके बाद डायराओ उन डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। डायराओ को बहुत ज्यादा खराब फील हो रहा होता है, जिसके बाद डायराओ का बेटा भड़कते हुए डॉक्टर से पूछता है। इस चीज पर डॉक्टर भी घबराते हुए कहता है कि उन्होंने काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके उसके फादर को 3 बार स्कैन किया है, लेकिन उसके फादर को कोई भी डिसीज नहीं है। ये सुनने के बाद डायराओ का बेटा डाइचाओ डॉक्टर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो रही है, एंड उन्हें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज का। डॉक्टर इस चीज के जवाब में बताता है कि शायद उसके फादर को कोई मेडिकल डिसीज नहीं है, शायद उन्होंने किसी को ऑफेंड कर दिया है, या फिर वो लोग सिमेंट्री में गए जहां पर उनके ऊपर किसी ने कर्स प्लेस कर दिया। डॉक्टर के ये बोलते ही डाइचाओ के दिमाग में सडनली एक चीज हिट होती है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने फादर के पास जाता है एंड उन्हें बताता है कि ये जरूर शन का काम होगा। डायराओ अभी भी अपनी पूरी बॉडी को स्क्रैच करता है एंड वो अपने बेटे को बताता है कि शन के पास ऐसी पावर्स नहीं हो सकती हैं। डाइचाओ अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है एंड बताता है कि जरूर इसमें शन का हाथ है, क्योंकि उनकी रिसेंटली शन से ही लड़ाई हुई थी। डाइचाओ के समझाने पर डायराओ समझ जाता है, जिसके बाद वो सू मेंशन में जाता है जहां पर मिस्टर सू होते हैं। मिस्टर सू देखते हैं कि डायराओ जो है वो उनके सामने घुटने टेके हुआ है एंड वो उनसे माफी मांग रहा है। डायराओ मिस्टर सू से खुद को बचाने की पुकार लगाता है, जिस पर मिस्टर सू हंसते हैं एंड वो डायराओ को बताते हैं कि उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो डायराओ को ठीक कर सके। डायराओ रोते हुए मदद की भीख मांगता है एंड इस चीज का अफसोस भी जताता है कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा भला बुरा बोला है। डायराओ अब रोते रोते मिस्टर सू को शन को कॉल करने के लिए कहता है। इस पर मिस्टर सू डायराओ को कहते हैं, अगर तुम गलती करते हो तो उस चीज की माफी तुम्हें खुद मांगनी चाहिए। इस चीज में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, शन अभी बिंगचैंग में नहीं है। इस बात को सुनकर मानो डायराओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर शन कहाँ पर है, जिसके जवाब में मिस्टर सू बताते हैं कि शन अभी क्विंगचैंग में है। डायराओ रोते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को के लिए कहता है। तभी अचानक से डायराओ के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है एंड ये नोटिफिकेशन चेयरमैन ली का होता है। माइंड यू, चेयरमैन ली डायराओ के लिए ही काम करता है। चेयरमैन ली के टेक्स्ट को देखते ही जल्दी से जल्दी डायराओ क्विंगचैंग के लिए निकलता है। मीनवाइल क्विंगचैंग में चेयरमैन ली एक तरकीब लगाता है एंड वो शन एंड उसके साथियों को वहीं पर रोके रखता है। अब क्योंकि अभी तक चेयरमैन ली ने डायराओ को अपनी तरफ से टेक्स्ट करके बुला लिया होता है, क्योंकि चेयरमैन ली को पता होता है कि शन एंड डायराओ की वैसे ही नहीं बनती। चेयरमैन ली शन को मस्का लगाता है एंड वो उसे कहता है कि अभी के लिए उसे यहीं पर रुकना चाहिए। शन इस चीज को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। हालांकि शन को शक होता है कि चेयरमैन ली जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन वो इस चीज पर अभी कुछ एक्ट नहीं करता। जिसके बाद चेयरमैन ली अपने बॉडीगार्ड से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डिशेस को ऑर्डर करवाता है एंड वो सभी लोग मिलकर अब शन की एक राजा की तरह सेवा करने लगते हैं। चेयरमैन ली शन से कहता है कि उसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा खाना जो है वो उन लोगों ने ही बनाया है। शन भी अब इस फैसिलिटी को एंजॉय करने के बारे में सोचता है। मीनवाइल गोंग्याओ की बड़ी बहन को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। कुछ घंटों तक ये सभी लोग शन की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, जिसके बाद चेयरमैन ली टाइम की ओर देखता है एंड उसे पता लगता है कि चेयरमैन डाई जो है वो वहां पर पहुंचने वाला है। टाइम को देखते ही चेयरमैन ली का रवैया बदल जाता है। चेयरमैन ली की इस चेंज ऑफ पर्सनैलिटी को देखकर गोंग्याओ एंड गोंग्याओ की बड़ी बहन थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि शन को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन ली शन को अब धमकाते हुए कहता है, हम सभी ने तुम्हारी राजा जैसी सेवा की है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सच में यहाँ के राजा हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शन इस बात को सुनकर कहता है, ओह ऐसी बात है क्या। जिसके बाद चेयरमैन ली शन को धमकाते हुए कहता है कि उसने चेयरमैन डाई से पंगा लिया है और इसका सबक तो उसे जरूर मिलेगा। चेयरमैन ली शन को बेइज्जत करता है, उसे पंख बुलाता है एंड कहता है कि उसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर कोई सुपर हीरो नहीं है। चेयरमैन ली अपनी ढोंस दिखाता है एंड सभी से कहता है कि ये कंपनी चेयरमैन डाई की है और चेयरमैन ली इस जगह को संभालता है। चेयरमैन ली को इस चीज का अफसोस नहीं होता कि उसने गोंग्याओ को टच किया या फिर मोलेस्ट करने की कोशिश की। इसको तो सच में गोलियों से मार देना चाहिए। बल्कि चेयरमैन ली कहता है कि वो अब गोंग्याओ एंड गोंग्याओ की बड़ी बहन दोनों को ही अपने साथ रखना चाहता है। ये बात सुनकर गोंग्याओ एंड गोंग्याओ की बड़ी बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि वो इस सिचुएशन में भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चेयरमैन डाई के अगेंस्ट जाना उनके बस की बात नहीं है। चेयरमैन ली गोंग्याओ की बड़ी बहन को कहता है कि अगर वो चाहती है कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो उसे एंड उसकी छोटी बहन को उसके साथ आना होगा, और वो दोनों अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस कोलैबोरेशन के बारे में भूल जाना होगा। चेयरमैन ली सच में एक घटिया किस्म का आदमी होता है। तभी वहां पर चेयरमैन डाई आता है। चेयरमैन डाई को देखते ही चेयरमैन ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो उसे शन के बारे में बताने ही जा रहा होता है कि तभी चेयरमैन डाई अपने साथ लाए गए प्रेजेंट को शन को दिखाता है एंड शन से माफी मांगता है। चेयरमैन डाई की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। चेयरमैन डाई शन से मदद की पुकार लगाता है। वो उसे ये तक कह देता है कि अगर शन उसे ठीक कर देगा
तो वो इस बिल्डिंग को शेन के नाम कर देगा। जिस पर शेन चेयरमैन डाई से पूछता है, क्या चेयरमैन ली तुम्हारे लिए काम करता है? इस पर चेयरमैन डाई हाँ कहता है, जिसके बाद चेयरमैन ली शेन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि उसने उन्हें इतना परेशान किया। वो कहता है कि वो अंधा हो गया था एंड अब वो इस चीज का भी प्रॉमिस करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देगा और इसीलिए वो चेयरमैन ली के बारे में डायराओ से कुछ उल्टा ना कहे जिससे कि उसकी पोजीशन को नुकसान पहुंचे। अब क्योंकि पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को चेयरमैन ली ने घमंड में आकर फाड़ दिया था, तो शेन उसके बारे में पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो फट चुका है, जिस पर चेयरमैन ली कहता है कि वो अभी किसी को भिजवा कर एक नए कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करवा लेगा। ये चीज देखकर गोंग्याओ एंड गोंग्याओ की बड़ी बहन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड उन्हें अब फाइनली शेन के स्टेटस के बारे में पता चलता है। शेन इस चीज को भी मेक श्योर करता है कि गोंग्याओ की बड़ी बहन को आगे भी इस कंपनी से ऑफर्स आए, इसीलिए वो गोंग्याओ की बड़ी बहन के लिए फ्यूचर कोलैबोरेशन तक की बात कर देता है, जिसके लिए चेयरमैन ली राजी भी हो जाता है। सारी डील्स करने के बाद शेन अब डायराओ के पास जाता है एंड जिस कर्स को उसने डायराओ पर बाइंड किया था अब वो उसे रिमूव कर देता है। शेन डायराओ से ये भी कहता है कि ये उसके लिए एक बहुत ज्यादा छोटा सबक था, अगर अगली बार वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। इस चीज पर डायराओ हाँ कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद डायराओ को पहले से ज्यादा अच्छा फील होता है, उसका दर्द चला जाता है एंड अब उसे और ज्यादा खुजली नहीं होती। डायराओ अब अपने लाए गए प्रेजेंट्स को शेन को देता है एंड उसे कहता है कि वो शेन के मेंशन पर और ज्यादा गिफ्ट्स को भिजवा देगा, जिस चीज के लिए शेन मना भी नहीं करता। डायराओ अब शेन की इजाजत लेता है एंड वहां से चला जाता है। फाइनली सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद गोंग्याओ की बड़ी बहन शेन से कहती है कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वही रियल शेनशिंग होगा जो कि बिन सिटी में काफी ज्यादा फेमस है। शेन बताता है कि उसने इस चीज के लिए कभी इनकार किया ही नहीं था कि वही रियल शेन नहीं है। गोंग्याओ की बड़ी बहन अब शेन से हाथ मिलाते हुए उसे शुक्रिया कहती है एंड उसे ये भी बताती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं एंड शेन गोंग्याओ की बड़ी बहन को कहता है कि गोंग्याओ ने उसकी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा मदद की थी और अब वो उस मदद को ही वापस लौटा रहा है, इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर गोंग्याओ की बड़ी बहन ये कह देती है, भले ही शेन ने उनकी मदद की हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो गोंग्याओ के साथ अपने अफेयर को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि गोंग्याओ का शेन के साथ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस चीज पर गोंग्याओ शर्माने लगती है एंड वो अपनी बहन को और ज्यादा ना बोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी शेन बताता है कि उसका ऑलरेडी एक पार्टनर है तो उसे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद गोंग्याओ की बड़ी बहन थोड़ी रिलीफ फील करती है, लेकिन गोंग्याओ उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अब जाते हुए गोंग्याओ की बड़ी बहन, जिसका अपेरेंटली नाम गोंगहाओ होता है, वो शेन से पूछती है कि वो लोग अब जा रहे हैं तो अगर उसे कहीं पर जाना है या किसी चीज की जरूरत है तो वो उसे बता सकते हैं। जिस पर शेन सोचकर कहता है कि क्विंगचेंग में एक हर्बल ऑक्शन होने वाला था तो वो जानना चाहता है कि ये हर्बल ऑक्शन कहाँ पर हो रहा है। जिसके बाद शेन स्कारफेस को एक गाड़ी खरीदने के लिए भेज देता है। मीनवाइल शेन शानिंग, जो कि गोंगहाओ का बॉयफ्रेंड होता है, उसके साथ क्विंगचेंग के उस एरिया में जाता है जहां पर हर्बल ऑक्शन होने वाला था। रास्ते में चलते दौरान शेन शानिंग को बताता है क्विंगचेंग जो है वो अपनी दूसरी चीजों के लिए भले ही फेमस ना हो, लेकिन यहाँ की हर्ब्स जो हैं वो पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। जहाँ पर ऑक्शन होता है वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बिल्कुल एक थिएटर की तरह। एंड वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने वहाँ पे प्रोफेशनल्स को खड़ा रखा है जो कि आपके एंट्रेंस की क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं। शानिंग शेन को ये भी बताता है कि इस ऑक्शन में सारे प्रीशियस हर्ब्स होते हैं। जिसके बाद शानिंग शेन को गैंडोर्मा और स्नो लोटस के बारे में भी बताता है। ये दोनों ही हर्ब्स रेयर होने के साथ इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी के मिलते हैं और इसीलिए शेन को इस ऑक्शन में कुछ ना कुछ पसंद तो जरूर आएगा। शेन को हर्ब्स एंड क्विंगचेंग के बारे में इतना पता होता देख शानिंग शेन से पूछता है कि उसका फैमिली बिजनेस तो बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में है, तो उसे हर्ब्स के बारे में इतना कैसे पता है। शेन बताता है कि एक्चुअली उसने यूनिवर्सिटी में हर्ब्स के बारे में ही पढ़ाई की है और ये हर्ब्स की पढ़ाई जो है वो उसने अपने फादर के बोलने पे की है। हालांकि हमें पता है कि सच क्या है। शेन के ये बताते ही गोंग्याओ समझ जाता है कि शेन को गोंगहाओ ने यहाँ पर अकेले आने से मना क्यों किया होगा। शानिंग को भी हर्ब्स के बारे में बहुत कुछ पता होता है एंड इसी वजह से गोंगहाओ ने शानिंग को शेन के साथ भेजा होता है। शेन शानिंग को ये भी बताता है कि गोंगहाओ को ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से उन्होंने शानिंग जैसे स्पेशलिस्ट को उनके साथ भेजा है। हालांकि जाने से पहले गोंगहाओ ने शानिंग को इस चीज के बारे में भी धमकाया था कि अगर वो इस बार ऑक्शन से कोई हर्ब लेकर आता है तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगे। एनीवेज शानिंग अब शेन को वो जगह दिखाता है जहाँ पर ऑक्शन होने वाला था। शेन उस बड़ी सी जगह को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। शेन शानिंग से पूछता है कि इस हॉल में तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आराम से आ जाते होंगे, जिस पर शानिंग कहता है कि ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर 1000 लोग भी आराम से आ सकते हैं। अब तभी अचानक से उन दोनों को काफी ज्यादा लोगों की आवाज आते हैं जो कि ची शियून का नाम ले रहे होते हैं। ची शियून का नाम सुनते ही शानिंग भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो इधर उधर शियून को ढूंढने लगता है। शियून के बारे में शेन को नहीं पता होता, जिसके बाद वो शानिंग से शियून के बारे में पूछता है।
ये चीज सुनते ही शानिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो शन से पूछता है कि क्या वो कोई एलियन है, क्योंकि वो शियुन जैसे सेलिब्रिटी को भी नहीं जानता। शन बताता है कि वो सेलिब्रिटीज में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके बाद शानिंग शन को बताता है कि चू शियुन जो है वो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड सिंगर है, उसके सारे कॉन्सर्ट सोल्ड आउट जाते हैं, लेकिन डिस्पाइट बीइंग सो फेमस वो कभी भी वैरायटी शोज में पार्टिसिपेट करती नहीं है और ना ही उसके कोई सपने हैं। शियुन जो होती है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होती है चाइना में, और उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे का सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो होता है उसका हाई क्वालिटी म्यूजिक एंड उसके हार्डकोर सिंगिंग स्किल्स। शियुन को वहां पर देखते ही सारे लोग अपने मोबाइल फोन खोल लेते हैं एंड वो सभी लोग शियुन को रिकॉर्ड करने लगते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी को वहां पर देखकर शन शानिंग से पूछता है कि आखिर इतना बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पर हर्ब्स खरीदने के लिए क्यों आया है, जिस पर शानिंग शन को बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसी जगह पर पूरी कंट्री के बेस्ट हर्ब्स मिलते हैं। अब शानिंग शन को एक और बात बताता है। शानिंग शन से कहता है कि शियुन के ग्रैंडफादर जो है वो काफी ज्यादा बीमार हैं और अब उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, जिसकी वजह से शियुन अपने ग्रैंडफादर को लेकर हर हफ्ते यहाँ पर हर्ब्स खरीदने आती है, और अगर एक बार वो किसी हर्ब को खरीदने के इरादे से यहाँ पर आती है तो चाहे जितना पैसा लगे वो उस हर्ब को खरीद के रहती है। और इसीलिए शानिंग शन को आज अनलकी बताता है, क्योंकि शियुन आज यहाँ से काफी ज्यादा चीजें खरीदने वाली है, जिसकी वजह से शन को खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर शन थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद शन उस हॉल में जाता है जहां पर ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था। शन अपना पास दिखाता है एंड उस जगह पर जाता है जहां पर उसकी सीट होती है। शन शानिंग की तरफ देखता है एंड उसे पता चलता है कि आज सच में ये ऑक्शन डिफिकल्ट होने वाला है। जिसके थोड़े समय बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड ऑक्शन में जो चीज डिस्प्ले की जाती है उसका नाम स्नो गिनशिंग हर्ब होता है, जो कि वेस्ट रीजन से होती है एंड ये 100 साल पुरानी होती है। एंड होस्ट बताता है कि इसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकल इफेक्ट होता है और इसकी बिड 2 मिलियन से स्टार्ट होती है। दूसरे सभी लोग इस हर्ब को पाने के लिए बिड करते हैं। सभी को बिड करता हुआ देखकर शानिंग शन से पूछता है कि आखिर वो बिड क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर शन बताता है कि ये हर्ब जो है वो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। शन ऐसे हर्ब्स को ढूंढ रहा होता है जिनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इसीलिए उसे ये पसंद नहीं आती। हैरानी की बात यह होती है कि शियुन भी इस हर्ब के लिए बिड नहीं कर रही होती। शानिंग जब इस चीज के बारे में शन को बताता है तो शन थोड़ा हैरान हो जाता है। जिसके बाद होस्ट एक नए हर्ब को इंट्रोड्यूस कराता है एंड ये हर्ब जो होती है वो एक हर्बलिस्ट की होती है एंड उस हर्बलिस्ट के हिसाब से ये हर्ब जो है वो उसका फैमिली ट्रेजर है। जैसे ही होस्ट इस हर्ब की प्राइस 10 मिलियन बताता है तो सभी बैठे हुए लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो लोग सोचते हैं कि ये होस्ट जो है वो उनका पागल बना रहा है और कोई भी इस हर्ब को 10 मिलियन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। शन इस हर्ब को ध्यान से देखता है एंड उसे पता चलता है कि जिस हर्ब को वो ढूंढ रहा था वो यही है। इस हर्ब को देखने के बाद शन अपने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है कि काश शियुन इस हर्ब को ना खरीदे और ना ही इसके लिए बिड करे। जिसके बाद वो थोड़ी देर इंतजार करता है एंड शियुन इस चीज के लिए बिड नहीं करती। ये देखते हुए शन बिड करता है इस हर्ब के लिए, लेकिन तभी शियुन इस हर्ब की बिड को 20 मिलियन कर देती है। शियुन को इसके लिए बिड करता हुआ देखकर शन थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है। जिसके बाद शानिन शन से पूछता है कि क्या उसे भी ये चाहिए। शन अब चिंता में आकर इस बिड को आगे बढ़ाता है 30 मिलियन तक। ये देखते हुए शियुन भी बिड को आगे बढ़ाती है एंड वो सीधा 50 मिलियन बिड कर देती है। शन भी इस बिड को होता हुआ देखकर हार नहीं मानता एंड वो अपनी लास्ट बिड 80 मिलियन कर देता है। ये देखकर सारे लोग पागल हो जाते हैं कि कोई इस जैसी चीज के लिए 80 मिलियन क्यों देना चाहेगा। शन फाइनली शियुन को इरिटेट करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद शियुन इस हर्ब के लिए 100 मिलियन बिड कर देती है। ये देखकर शानिंग की हालत एंड ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उन लोगों को रियलाइज नहीं होता कि इस हर्ब की कीमत $100 मिलियन भी कोई लगा सकता है। शानिंग कहता है कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अमीर लोग इतने ज्यादा पागल कैसे होते हैं। शानिंग अब शन से पूछता है कि क्या वो और ज्यादा बिड नहीं करने वाला, जिस पर शन कहता है कि वो और बिड नहीं करेगा क्योंकि शियुन जो है वो साफ साफ इस हर्ब को लेना चाहती है और अब अगर वो बिड को आगे भी बढ़ाता है तो शियुन जो है वो अपना पूरा दम लगा देगी, लेकिन वो इस हर्ब को खरीद के रहेगी और वैसे भी आखिर में ऑक्शन वालों को इससे ज्यादा फायदा होगा। शन कहता है कि शानिंग की बात सच हो गई और अब शन जो है वो खाली हाथ यहाँ से जाने वाला है, लेकिन तभी अचानक से शियुन के ग्रैंडफादर अपने एक व्हीलचेयर से नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शन कहता है लगता है ग्रैंड मास्टर चू की हालत बिल्कुल खराब है। मीनवाइल शियुन के सभी बॉडीगार्ड्स उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। शियुन के साथ एक टॉप नॉच हर्बलिस्ट होता है, जिससे कि शियुन पूछती है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर वो आदमी बताता है कि उन्होंने उस हर्ब को तो खरीद लिया है, लेकिन अब उनके पास उस हर्ब को ब्रू करने का टाइम नहीं है, यानी कि पकाने का टाइम नहीं है, तो उन्हें डायरेक्टली ही उस हर्ब को मिस्टर चू को खिलाना होगा। इस बात को सुनकर शियुन अपना क्रेडिट कार्ड होस्ट को दे देती है एंड होस्ट को कहती है कि इस कार्ड के अंदर $200 मिलियन हैं, वो 100 मिलियन इससे काट ले
और उस हर्ब को दे दे। इस बात को जैसे ही शन सुनता है तो वो दौड़कर शीयुन के पास जाता है एंड शीयुन के मिस्टर चू को वो हर्ब खिलाने से पहले ही उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे कहता है कि अगर वो नहीं चाहती कि उसके ग्रैंडफादर इस चीज से मर जाएं तो उसे ये रोकना होगा। ये सुनकर शीयुन शन की बिल्कुल भी नहीं सुनती एंड वो उसे कहती है कि उसकी बिडिंग की वजह से शीयुन गुस्सा नहीं हुई। यही शन के लिए बहुत बड़ी बात है और अगर शन उन्हें और ज्यादा परेशान करता है तो शन को इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। तभी वहां पर शीयुन का हर्बलिस्ट शन से पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। शन कहता है कि अगर तुम ट्रेडिशनल मेडिसिन के मास्टर हो तो तुम्हें ये चीज पता होगा कि प्लांट्स को फर्टिलाइज करने से वो जल्दी मर जाते हैं और ये तो वैसे भी एक हाई क्लास स्पिरिचुअल हर्ब है। शन को स्पिरिचुअल हर्ब्स के बारे में जानता हुआ देख वो हर्बलिस्ट थोड़ा शॉक हो जाता है। हर्बलिस्ट को शन से बात करता हुआ देखकर शीयुन उस पर चिढ़ जाती है एंड वो उसे बातें ना करने के लिए कहती है एंड उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो हर्बलिस्ट जिसका नाम मास्टर जैंग होता है वो शीयुन को कहता है कि शन की बात बिल्कुल सही है, अगर वो डायरेक्टली मिस्टर चू को वो हर्ब दे देते हैं तो इससे उनकी जान नहीं बचेगी। जिसके बाद मास्टर जैंग शीयुन को शन की मदद लेने के बारे में सजेस्ट करता है। हालांकि शीयुन इस चीज के लिए पहले बहुत ज्यादा घबराती है लेकिन वो आखिर में मान जाती है एंड वो शन से कहती है कि अगर वो उसके ग्रैंडफादर को बचा लेता है तो वो बदले में जो शन चाहेगी वो उसे दे देगी। शन इस चीज के लिए मान जाता है जिसके बाद वो रिवॉर्ड के तौर पर गैनोडर्मा को मांगता है। शीयुन इस चीज के लिए मान जाती है अगर शन उसके ग्रैंडफादर को ठीक कर देगा तो। शन अब शीयुन के ग्रैंडफादर की तरफ देखता है तभी शानिंग उसे कहता है कि क्या वो श्योर है कि वो मिस्टर चू को ठीक कर देगा। शन शानिंग से कहता है कि उसे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शन अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन को समन करने की तैयारी करता है एंड वो अपने स्पेल्स की मदद से ड्रैगन को समन कर देता है। शन अपनी आंखों को खोलता है, उसके सामने गोल्डन ड्रैगन होता है। शन गोल्डन ड्रैगन का ही डिसेंडेंट होता है यानी कि वारिस होता है। वहां पर आते ही गोल्डन ड्रैगन शन से पूछता है कि आखिर उसने उसे वहां पर क्यों समन किया है। पिछली बार तो शन के सामने गोल्डन ड्रैगन को उसके फादर ने समन किया था, इसीलिए वो वहां पर आया था। जब पहली बार शन को काफी ज्यादा चोट लग गई थी और वो मरने की हालत में था तब इसी गोल्डन ड्रैगन ने शन की जान बचाई थी। लेकिन इस बार मिस्टर चू को बचाना थोड़ा मुश्किल है। इस चीज के बारे में जैसे ही गोल्डन ड्रैगन शन को बताता है तो शन उससे कहता है ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो सकती क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ यहाँ पर जितने भी लाइफ है उस सब को इकट्ठा करो और यहाँ पर ले आओ। शन की बात सुनकर ना चाहते हुए भी ड्रैगन को शन का कहा मानना पड़ता है। जिसके बाद वो ड्रैगन शन को बताता है कि वो अपने फादर ये क्विंगयुन की तरह ही जिद्दी है। शन के फादर ये क्विंगयुन भी जब यंग थे तो वो शन के तरह ही जिद्दी थे। गोल्डन ड्रैगन अब शन को कहता है कि वो उसके ऑर्डर को फुलफिल करेगा और शन को लॉन्गेविटी स्पेल भी सिखाएगा। जिसके बाद गोल्डन ड्रैगन शन को स्पेल सिखाता है जिसका इस्तेमाल शन बाद में चलकर मिस्टर चू को बचाने के लिए करता है। शन को ये कारनामा करता हुआ देखकर शीयुन एंड मास्टर जैंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शन अपनी स्पेल की मदद से फाइनली मिस्टर चू को ठीक कर देता है। मिस्टर चू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तभी उसके पास उसकी ग्रैंड डॉटर जाती है एंड उसे जाकर गले मिलती है। ये चीज मानना मास्टर जैंग के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद वो इस चीज को एक मेडिकल मिरेकल बताता है। शन अब गॉन्डोर्मा को लेता है एंड शीयुन से कहता है कि अब वो हब उसका हुआ। शीयुन शन से कहती है कि बिल्कुल। जिसके बाद शीयुन शन को अपने साथ एक डिनर के लिए इन्वाइट करती है ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके, जिस चीज पर शन इनकार कर देता है एंड वो कहता है कि उसके कोई और प्लान्स हैं। ये चीज सुनकर शीयुन कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम इस चीज का कोई अरेंज कर लेंगे। जिसके बाद शन शानिंग के साथ वहां से जाने लगता है। जाते हुए शानिंग शन से पूछता है कि उसने सेलिब्रिटी के साथ इस मौके को क्यों गवाया। ये सुनकर शन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिसके बाद शन पीछे मुड़ता है एंड शीयुन से कहता है ग्रैंड मास्टर चू जो हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तुम्हें हर 2 महीने बाद मुझसे मेडिसिन लेनी होगी। जो मेडिसिन मैं तुम्हें दूंगा वो रेडीमेड नहीं होती, मुझे उसे ऑन द स्पॉट ही बनाना होगा। इसीलिए जब समय हो जाएगा तो मेरे पास आ जाना। शीयुन ये सुनकर कहती है कि इस चीज में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद शीयुन शन से पूछती है कि वो इस चीज के कितने पैसे चार्ज करेगा। जिस पर शन पर पिल का प्राइस $20,000 बताता है। इतने लो प्राइस को सुनकर शीयुन उसे कहती है कि कहीं वो उसे स्कैम तो नहीं कर रहा। जिस पर शन कहता है कि अगर उसे उस पर विश्वास नहीं है तो वो इस चीज के लिए किसी और को भी ढूंढ सकती है। शन अब शीयुन को बाय बाय कहकर वहां से चला जाता है। शीयुन शन के इस बिहेवियर से थोड़ा गुस्सा होती है एंड वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन शन नहीं रुकता। शीयुन को इस चीज का भी रिग्रेट होता है कि वो काफी ज्यादा अंधी थी एंड उसने शन के साथ ऐसे बात की। मीनवाइल शन अब स्कारफेस से मिलता है जिसने की एक नई गाड़ी ले ली होती है। अब शन एंड स्कारफेस वापस बिन सिटी में जाने का प्लान करते हैं। गाड़ी के अंदर शन बात करता है कि आज का दिन उसके लिए विन विन रहा क्योंकि उसे गंडोरमा भी मिल गया
और उसने गोंगहाओ की भी मदद कर दी एक बिजनेस को डील करने में। शन उस हर्ब को देखता है एंड कहता है कि अब उसकी सारी उम्मीदें उस हर्ब पे यानी कि गैनोडर्मा पे टिकी हुई हैं। ये गैनोडर्मा हर्ब जो है वो 1000 साल पुराना है और शन इस चीज की उम्मीद में होता है कि जो चीज इसके बारे में कही जाती है वो इस चीज पर खड़ा उतरे। इस दिन अब शन कल्टीवेट करता है एंड अब वो फाइनली कोर फॉर्मेशन के स्टेज 1 पर पहुंच जाता है एंड उसके साथ स्कारफेस भी क्वी रिफाइनिंग के स्टेज 1 पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे शन जब सू फैमिली के मेंशन में जाता है तो उसे वहां पर डायराओ दिखता है। डायराओ के साथ एक और आदमी होता है। डायराओ जैसे ही शन को देखता है तो मिस्टर सू को अपनी वेल विशेस देकर वहां से जाने लगता है। जाते हुए डायराओ शन को भी बाय कहता है। तभी डायराओ के साथ जो आदमी आया होता है वो शन के आगे जाते ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी शन को खरोच तक नहीं पहुंचा पाता एंड शन हाथों ही हाथों में उसे सबक सिखा देता है एंड पीछे धक्का दे देता है। वो आदमी स्टेयर केस से नीचे गिरने जा रहा होता है कि तभी शन उसे पकड़ लेता है एंड उसे संभल कर चलने के लिए कहता है। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं करता। मीनवाइल शन मिस्टर सू के पास जाता है उनका चेकअप करने के लिए। शन मिस्टर सू से कहता है कि उनकी बॉडी जो है वो पहले से काफी ज्यादा हेल्दी है, लेकिन अभी भी अगर उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो तो वो इस चीज के बारे में शन को बता सकते हैं। इस पर मिस्टर सू शन को बताते हैं कि उन्हें पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मिस्टर सू शन को कहते हैं कि वो उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। मिस्टर सू अब शन से कहते हैं कि वो शैंगचेंग में जाने की सोच रहे हैं। ये सुनकर सुवान एंड शन हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सू शन को बताते हैं कि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है इस दिन और इस एज में, लेकिन शैंगचेंग में उनके पुराने दोस्त हैं जिनसे कि वो मिलना चाहते हैं। मिस्टर सू ये भी कहते हैं कि अपने जीवन का बीता हुआ समय अब वो अपने दोस्तों के साथ ही गुजारना चाहते हैं। मिस्टर सू शन से ये भी कहते हैं कि जब वो यहाँ से चले जाएं तो वो इस घर को बेच दें और सुवान को अपने साथ लॉन्गहाई माउंटेन पर लेकर चले जाए, क्योंकि वो जगह सुवान के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। शन इस बात को सुनकर शर्माने लगता है एंड कहता है कि क्या सुवान उसके साथ रहने वाली है। ये सुनकर सुवान चिढ़ते हुए शन से कहती है कि आखिर वो किस चीज के बारे में सोच रहा है, क्योंकि लॉन्गहाई मेंशन के अंदर काफी ज्यादा एम्प्टी रूम्स हैं। सुवान शन को सजेस्ट करती है कि वो पहले फ्लोर में रहेगा और सुवान सेकंड फ्लोर में रहेगी। अब लड़की के आगे तो उसकी कहां ही चलने वाली थी, इसलिए शन भी इस चीज के लिए मान जाता है। मीनवाइल डायराओ अपनी गाड़ी में अपने साथ लाए गए आदमी से पूछते हैं कि उसे शन के बारे में क्या लगता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि शन की कल्टीवेशन जो है वो इतनी बुरी नहीं है एंड वो उसे कुछ कर भी नहीं पाया। ये सुनकर डायराओ अपने आदमी से कहते हैं कि क्या वो शन को सबक नहीं सिखा पाएगा। इस पर वो आदमी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो आदमी डायराओ को बताता है कि जहां तक उसे लगता है शन एक सॉर्सरर है। ये सुनकर डायराओ थोड़ा अमेज्ड रह जाता है, जिसके बाद वो आदमी डायराओ को बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि वॉरियर्स जो होते हैं वो सॉर्सरर से पंगा नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये आदमी जो है उसकी क्लास एक वॉरियर क्लास है एंड शन की क्लास सॉर्सरर क्लास है। सॉर्सरर्स जो होते हैं वो मैजिशियंस की तरह होते हैं, वो स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं फाइटिंग में। डायराओ का आदमी जो होता है वो उसे ये भी बताता है कि सॉर्सरर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं और वो हर जगह होते हैं, और अगर कोई उनके स्पेल्स में फंस जाता है तो उधर से तो तुम्हारा गेम बच जाएगा, मीनिंग आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर डायराओ और ज्यादा इरिटेट हो जाता है एंड वो अपने आदमी से कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो शन से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है। जिसके बाद डायराओ अपने आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के बारे में कहता है। इसका मतलब ये था कि डायराओ ने इस आदमी को हायर किया है ताकि ये शन को खत्म कर सके, लेकिन अब क्योंकि यही आदमी कह रहा है कि ये सॉर्सरर से नहीं लड़ सकता है क्योंकि वॉरियर्स जो होते हैं वो सॉर्सरर से नहीं लड़ सकते हैं, तो डायराओ अब इसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के बारे में सोचता है। लेकिन इस चीज पर यह आदमी कहता है कि डायराओ को इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉर्सरर्स जो होते हैं वो भले ही स्मार्ट हो, लेकिन अगर तुम सॉर्सरर्स के करीब चले जाते हो तो उन्हें क्लोज रेंज से मारना आसान होता है, और क्योंकि ये आदमी एक रियल वॉरियर है तो सॉर्सरर्स को मारना इसके लिए केक को खाने जितना आसान है। अपनी आदमी की बात सुनकर डायराओ इम्प्रेस हो जाता है एंड वो उसे कहता है कि जैसे ही ग्रैंड मास्टर सू जो है वो बिंगचिंग को छोड़कर जाएगा तभी वो अपने प्लान पर काम करना चालू कर देंगे। इस चीज के लिए वो आदमी मान जाए। नेक्स्ट डे मिस्टर सू शैंगचेंग सिटी के लिए निकलते हैं। उन्हें आखिरी गुड बाय कहने के लिए बिंग सिटी के काफी ज्यादा लोग आए होते हैं। मिस्टर सू जाते हुए सभी से कहते हैं कि बिंग सिटी का फ्यूचर जो है अब वो उनके हाथों में है। ये चीज सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं एंड सुवान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मिस्टर सू अब अपनी कार में बैठते हैं एंड शैंगचेंग सिटी के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग उन्हें जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सुवान को इतना इमोशनल देखकर शन सुवान से घर चलने को कहता है। अब इससे पहले कि ये दोनों वहां से अपने घर जाते हैं, वहां पर आए हुए लोग इनसे कहते हैं कि घर जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, जिसके बाद ये सब लोग सुवान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। ये सभी लोग वही लालची लोग होते हैं जो कि सिर्फ सू फैमिली का इस्तेमाल करके उनके बिजनेसेस पे कैपिटलाइज करने की कोशिश
करना चाहते थे। हालांकि इन लोगों की बात सुनकर शन बीच में आता है एंड सभी को बताता है कि भले ही मिस्टर सू यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सभी लोग सुवान के साथ अपनी मनमर्जी करें। शन सभी को कहता है कि बिंग सिटी अभी भी सू फैमिली की है। शन की ये बात सुनकर वो सभी लोग चिढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो आपस में ही बात करके शन के बारे में बुरा भला बोलते हैं। मिस्टर सू को गए हुए कुछ ही समय होता है और ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर सुवान को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, जिसके बाद सुवान की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। शन सुवान को संभालता है। सुवान शन को बताती है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर कमजोरों को मार दिया जाता है। अगर वो लोग अपने बिजनेस को ठीक से नहीं चला पाए तो ये सभी सोसाइटी के लोग उन्हें भी मार देंगे। बिजनेस चलाना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, चाहे फैमिली हो या रिलेटिव्स, सभी लोग सेम होते हैं। इन द एंड ये सभी लोग उस चीज का पीछा करते हैं जिसके बारे में इन्हें खुद नहीं पता होता। सुवेन काफी ज्यादा थक जाती है, जिसके बाद वो शन से वापस मेंशन जाने की बात करती है। शन सुवान को गाड़ी में बैठाता है एंड अब ये लोग अपने मेंशन की ओर निकलते हैं। मीनवाइल ली फैमिली के मेंशन में क्विंगशिंग अपने फोन को चलाते दौरान एक न्यूज को पढ़ती है। ये न्यूज होती है सू फैमिली के बारे में। न्यूज में बताया जाता है कि सू फैमिली बिंग सिटी को छोड़कर जा रही है। ये न्यूज सुनते ही क्विंगशिंग अपनी जगह से खड़ी होती है एंड अपने पास में ही बैठे हुए यांगिन के गले पड़ जाती है एंड उससे बताती है कि सू फैमिली अब इस सिटी से जा चुके हैं। ये न्यूज सुनकर यांगिन कहता है कि ये अच्छी बात है, अब वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर क्विंगशिंग उसे कहती है कि उसके दिमाग में एक और आइडिया है। अब क्योंकि सू फैमिली यहाँ पर नहीं है तो शन को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा। अब क्योंकि मिस्टर सू ही बिंग सिटी के बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी थे, तो उनके जाने के बाद इन्हें लगता है कि ये शन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग शन को पिटवाने का एक प्लान बनाने लगते हैं। इस चीज के लिए यांगिन भी राजी होता है क्योंकि वो सुवान से बदला लेना चाहता था। इसी दौरान ली फैमिली के मेंशन के अंदर कुछ घुसपैठिए घुस जाते हैं। उन लोगों को अंदर आया हुआ देख क्विंगशिंग एंड यांगिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों उनसे पूछते हैं कि वो कौन है एंड उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। जो लोग क्विंगशिंग एंड यांगिन के सामने खड़े होते हैं वो लोग क्लॉक पहने हुए होते हैं एंड उनके आसपास से बहुत ही ज्यादा डार्क, डेंस एंड इविल ऑरा आ रहा होता है। जिसके बाद इन्हीं आदमियों में से एक आदमी अपने हाथ के अंदर से एक इंसेक्ट को बाहर निकालता है एंड उन्हें बताता है इस इंसेक्ट को किसी आदमी पर इस्तेमाल करने से पहले इस इंसेक्ट का उस आदमी के दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए उसका खून पीना जरूरी होता है। जिसके बाद ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्विंगशिंग एंड यांगिन दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये आदमी इन दोनों पर अपने इंसेक्ट को छोड़ देता है। यांगिन एंड क्विंगशिंग उस इंसेक्ट से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। जिसके बाद ये आदमी क्विंगशिंग एंड यांगिन को बताता है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। मीनवाइल हम देखते हैं कि शन सुवान को अपने मेंशन पर लेकर आता है। अपने मेंशन पर पहुंचते ही शन को अजीब सी सेंसेशन फील होती है, जिसके बाद वो अपनी मेंशन की ओर देखता है। तभी वहां पर स्कारफेस दौड़ते हुए आता है एंड शन को बताता है कि जब वो मेंशन के अंदर नहीं था तब एक वाइट कपड़ों में पहना हुआ आदमी मेंशन के अंदर आया और स्कारफेस के उसे बाहर भेजने की कोशिश करने पर भी वो आदमी बाहर नहीं गया। उस आदमी ने कहा कि वो आपकी तलाश कर रहा है। स्कारफेस अब शन से माफी मांगता है कि वो उस वाइट कपड़े पहने हुए आदमी को नहीं रोक पाया, जिस पर शन समझ जाता है कि उससे मिलने के लिए कौन आया है। शन अब स्कारफेस से कहता है कि उसने अच्छा किया। शन स्कारफेस को कहता है अब उसे बाहर रहकर मेंशन को गार्ड करना है जब तक वो व्हाइट कपड़े पहना हुआ आदमी मेंशन से बाहर नहीं चला जाता। इस पर स्कारफेस हाँ कहता है। शन अब कुछ सोचने लगता है। इसी दौरान सुवेन भी इस बात को सुन लेती है एंड वो शन से इस चीज के बारे में पूछती है। शन सुवेन से माफी मांगता है एंड कहता है कि जब वो डायरुओ से लास्ट टाइम मिले थे तो उसके साथ एक व्हाइट कपड़े पहने हुआ आदमी था, तो जब वो आदमी डायरुओ के साथ बाहर जा रहा था तो शन ने उस आदमी को एक फाइट के लिए चैलेंज किया था और शन इस चीज के बारे में भूल गया था बाद में, तो शायद वो आदमी जो है वो इस चीज के लिए गुस्सा है। शन की इस बात को सुनकर सुवेन की जान में जान आती है एंड वो शन को बताती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी। सुवेन शन को उस आदमी से माफी मांगने के लिए कहती है, जिस पर शन कहता है कि वो जरूर उससे माफी मांगेगा। हालांकि हमें पता होता है कि इन्होंने कोई भी ऐसे चैलेंज की बात नहीं की होती एंड शन यहाँ पर सिर्फ झूठ बोल रहा होता है। एनीवेज अब जैसे ये लोग मेंशन के अंदर जाते हैं तो उन्हें वो व्हाइट कपड़े पहना हुआ आदमी अपने सामने दिखता है। शन जाते ही उस आदमी से माफी मांगता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, उसे इस चीज के लिए माफी मांगना चाहिए कि वो बिना बुलाए शन के घर के अंदर आ गया। जिसके बाद सुवेन जो होती है वो अपने कमरे में जाने लगती है। इसी दौरान शन उस आदमी से कहता है कि वो लोग तो दोस्त हैं, इसीलिए इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शन उस आदमी को हॉल में लेके जाता है। इसी दौरान वो आदमी शन से पीने के लिए पानी मांगता है, जिस पर शन राजी हो जाता है। शन अब फ्रिज के पास जाता है एंड उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे पानी चाहिए या जूस या फिर चाय। शन की बात पर वो आदमी कहता है कि उसे कुछ भी चलेगा। जिसके बाद वो आदमी शन के क्लोज आ जाता है एंड वो इसी मौके का फायदा उठाकर
अब शन पर हमला करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी शन को चोट पहुंचा पाता, शन सही समय पर डक करके बच जाता है। जिसके बाद शन फ्रिज के अंदर से एक बियर की बोतल को बाहर निकालता है। शन को लगता है कि ये बियर की बोतल स्कारफेस ने वहां पर रखी होगी। जिसके बाद शन पीछे मुड़ता है एंड वो अपने सामने उस आदमी को देखता है। शन उस आदमी को बताता है कि उसके पास अभी कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है, लेकिन उसके पास चाय और ये बियर की बोतल है, तो वो इन दोनों में से एक चीज चूज कर सकता है। जिस पर वो आदमी चाय पीने की बात करता है। मन ही मन वो आदमी काफी ज्यादा हैरान भी होता है। उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि शन इस चीज से बच सकता है। जिसके बाद वो सोचता है कि ये शन का लक होगा जिससे कि वो बच गया। उस आदमी की चाय पीने की बात पर शन भी मान जाता है। जिसके बाद शन किचन में जाकर पानी गर्म करने लगता है चाय बनाने के लिए। शन को ये काम करता देख वो आदमी पीछे से आता है एंड दोबारा से शन के करीब जाकर उस पर हमला करने के बारे में सोचता है। इस बार यह आदमी बहुत श्योर होता है कि शन इससे तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे ही शन को मारने जाता है तो शन पास ही में पड़ी कैटल में पानी को गर्म होता हुआ देख उसके लिए नीचे झुक जाता है, जिससे कि इस आदमी का हाथ पास ही में दीवार पर जाकर लगता है एंड शन इस बार भी बच जाता है। इतने जोर से दीवार पर मारने की वजह से इस आदमी का हाथ सूज जाता है एंड ये नीचे जमीन पर गिर जाता है। शन उस आदमी को नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो उस आदमी से कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा फनी हो, तुम फ्लैट जमीन पर भी नीचे गिर गए। वो आदमी अब खुद को संभालता है एंड ऊपर खड़ा होता है। इस इंसिडेंट के बाद उस आदमी को लगता है कि ये चीज तो कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसे लगता है कि शन इंटेंशनली डॉज कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि सॉर्सरर्स जो होते हैं वो क्लोज अटैक्स में बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, यानी कि वो क्लोज अटैक्स को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सकते। इसीलिए इस आदमी को लगता है कि ये भी जरूर एक कोइंसिडेंस होगा। जिसके बाद शन किचन में जाता है एंड दोबारा से चाय बनाने लगता है। शन अब उस आदमी को चाय पीने के लिए बुलाता है, लेकिन इसी दौरान वो आदमी अपनी पैंट से एक चाकू को निकालता है एंड इस बार शन को खत्म करने के बारे में सोचता है। शन के उस आदमी को चाय पीने के लिए बुलाते ही वो आदमी अपनी स्पीड के इस्तेमाल से दुगनी रफ्तार से शन की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो शन पर हमला कर पाता, शन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी सीधा जाकर टेबल पर अपना सर मार देता है। शन इस बार इसीलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे मिस्टर सू की बताई हुई एक चीज याद आ जाती है। लेकिन अब इस चीज की वजह से वो आदमी का सर तो जमीन पर लग जाता है, जिसके बाद उसका सर भी सूज जाता है, जिससे कि वो हेड डाउन करके उस टेबल पर बैठ जाता है। उस आदमी को हेड डाउन करता हुआ देखकर शन उस आदमी से पूछता है कि क्या उसकी तबीयत खराब हो रही है या कहीं उसने सुबह सुबह अपने सर पर चोट तो नहीं लगा ली, क्योंकि उसका सर सूजा हुआ है। मीनवाइल वो आदमी सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, शन ने 3 बार उसके हमले को डॉज कर दिया और ये तो बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिसके बाद शन उस आदमी को टी ऑफर करता है एंड कहता है, सभी लोग कहते हैं कि चाय पीने से तुम ठीक होते हो, शायद तुम्हारी बीमारी चाय पीने से ठीक हो जाए। जिसके बाद वो आदमी शन से चाय लेता है एंड पीते हुए सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, शन के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट कैसे हैं एंड कैसे शन लगातार उसके हमलों को डॉज कर रहा है बिना उस पर हमला किए हुए। अब शन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो उसके घर पे क्यों आया था वैसे, जिस पर वो आदमी कहता है कि कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही शन से मिलना चाहता था। अब वो आदमी कहता है कि उसे एक बिजनेस मीटिंग के बारे में याद आ रहा है जो कि उसके लिए अटेंड करना जरूरी है और इसीलिए अब वो वहां से जाना चाहता है। अब वो आदमी शन के मेंशन से बाहर जाने के बारे में सोचता है, अपने सूजे हुए हेड एंड सूजे हुए हाथ को लेकर जाते हुए वो आदमी सोचता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा एंड डायराओ को भी इस चीज के बारे में बताना होगा। लेकिन तभी उसके सामने शन आ जाता है। शन को अपने सामने देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। शन उस आदमी से अब कहता है, मैंने तुम्हें 3 मौके दिए थे मुझे मारने के लिए, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपनी ट्रिक्स की मदद से मुझे पागल बना दोगे? शन की इस बात को सुनकर वो आदमी शन को बताता है कि वो लेवल 3 वॉरियर है, इसीलिए शन के लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो उसे अभी यहाँ से जाने दे, नहीं तो शन के लिए ये अच्छा नहीं होगा। शन उसकी इस धमकी को सुनकर उसे कहता है, ओह सच में ऐसी बात है क्या? जिस पर वो आदमी शन को कहता है, तुम सॉर्सरर्स को एक स्पेल को कास्ट करने के लिए 5 मिनट चाहिए होते हैं, अगर तुम मुझसे अभी लड़ते हो तो तुम उस हिसाब से हार जाओगे। ये सुनकर शन उसे कहता है, क्या तुम श्योर हो? इतना कहते ही एक स्प्लिट ऑफ सेकंड में शन उस आदमी के पीछे पहुंच जाता है एंड उसे कहता है, तुमसे किसने कहा था कि मैं एक सॉर्सरर हूँ? शन अब उस आदमी पर हमला करने के लिए जाता है, जिस पर वो आदमी शन के हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन शन उसे तब भी सक्सेसफुली पीछे पुश करने में कामयाब रहता है। शन अब उस आदमी से कहता है, अब मैंने तुम्हें 4 मौके दे दिए, तुम मुझे तब भी नहीं मार पाए, सच में तुम काफी ज्यादा यूजलेस हो। शन अब उस आदमी से कहता है, क्या तुम्हें डायराओ ने भेजा है? इस चीज पर वो आदमी हाँ कहता है। अब वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। उसे समझ में आता है कि शन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है एंड उसके लिए शन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। अब वो आदमी शन को बताता है कि वो पैसों के लिए काम करता है, इसीलिए वो उसे जाने दे। जिसके बाद वो शन से माफी मांगता है। शन पीछे मुड़ जाता है एंड उसे बताता है कि वो उसे नहीं मारेगा। अब शन उस आदमी से ये भी कहता है कि उसे जाकर डायराओ को बताना होगा कि इस बार वो डायराओ को मौका दे रहा है और ये सब सिर्फ मिस्टर सू की वजह से।
लेकिन अगली बार अगर वो ये हरकत दोबारा करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि वो इस चीज को डायराओ को बता देगा। तभी वहां पर सुवान आती है। सुवान देखती है कि जमीन पर एक छेद हो रखा है, जिसके बाद वो शन से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। अब क्योंकि शन ने पहले ही बता रखा था सुवान को कि वो लोग एक फाइट करने वाले हैं, तो सुवान भी समझ जाती है कि शायद ये उनके फाइट का एक कॉन्सिक्वेंस है। जिसके बाद सुवान उन दोनों से पूछती है कि क्या उनका चैलेंज खत्म हो गया, जिस पर शन कहता है कि उनका चैलेंज जो है वो खत्म हो चुका है। अब वो आदमी सुवान से माफी मांगता है एंड कहता है कि वो आज के बाद उन्हें परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद वो गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। उस आदमी की बात सुनकर सुवान को वो आदमी वियर्ड लगता है, जिसके बाद शन बताता है कि वो आदमी सच में वियर्ड है। मीनवाइल डायराओ, जो कि अपने मैंशन में बैठकर आराम से चाय पी रहा होता है, उसके पास उसका एक नौकर आता है एंड उसे बताता है कि उसका एक कॉल आया है। डायराओ कॉल को उठाता है, जिस आदमी को उसने शन को मारने के लिए भेजा होता है वही आदमी डायराओ को एडवाइस देता है कि वो शन से पंगा ना ले, क्योंकि वो तो शन को नहीं हरा सकता है। वो आदमी ये भी बताता है कि शन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर डायराओ समझ जाता है कि जिस आदमी को उसने भेजा था वो फेल हो चुका है। डायराओ गुस्से से उस आदमी से कहता है कि उसने शन को मारने की उसे बहुत ज्यादा कीमत दी थी, लेकिन अब वो ऐसा कैसे कह सकता है कि वो फेल हो गया। इस पर वो आदमी डायराओ को बताता है कि उसने पहले ही डायराओ को इस चीज के बारे में वार्निंग दे दी है, और अगर वो शन को अभी भी मारना चाहता है तो उसकी पूरी फैमिली मर जाएगी, लेकिन वो शन को कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो आदमी डायराओ को ये भी बताता है कि शन ने ही डायराओ को ये सब उसे बताने के लिए कहा था, और इस बार तो वो उसे जाने दे रहा है, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीजें सुनकर डायराओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो अपने सर्वेंट पर अपना गुस्सा उतारता है एंड अपने फोन को भी नीचे फेंक देता है। डायराओ अब सोचता है कि जरूर कोई ना कोई और होगा जो कि शन को रोक सकता है। इसी दौरान उसके पीछे एक आदमी अपीयर होता है जो कि डायराओ को और ज्यादा पावर ऑफर करने की बात करता है। इस पर डायराओ जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने एक केप पहने हुए आदमी को देखता है, जिसका ऑरा बिल्कुल सेम ली मैंशन में जो घुसपैठे आए होते हैं उनकी तरह ही होता है। वो आदमी डायराओ को कहता है अगर तुम और ज्यादा पावर चाहते हो तो कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। उस आदमी को देखकर डायराओ थोड़ा घबरा जाता है। मीनवाइल जिन्हू के ऑफिस में जिन्हू अपने सभी एम्प्लॉयज को डांट रहा होता है। ये सभी एम्प्लॉयज उस जगह पे काम कर रहे होते हैं जो कि जिन्हू ने शन को दी थी, एंड वहाँ की परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है तो जिन्हू अब इन लोगों को डांट रहा होता है। लेकिन इसी दौरान जिन्हू का फ़ोन बजता है। जिन्हू गुस्से में फ़ोन उठाता है एंड गुस्से से पूछता है कि उसे किसने फ़ोन किया है। फ़ोन पर यांगी होता है। यांगी जिन्हू को कहता है कि उसे एक ओल्ड गिनसेंग मिला है जो कि 1000 साल पुराना हर्ब है एंड वो चाहता है कि वो उसे बेचे, और इसी वजह से उसने जिन्हू को कॉल किया है ये पूछने के लिए कि क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है। जिन्हू उस हर्ब के बारे में सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब क्योंकि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस बेकार आई होती है तो जिन्हू सोचता है कि वो इस हर्ब को लेकर शन को इम्प्रेस कर देगा। जिसके बाद जिन्हू यांगी से पूछता है कि उससे उस हर्ब को लेने के लिए कहाँ पर आना होगा। इस पर यांगिन कहता है जो आदमी इस हर्ब को सेल कर रहा है वो बायर से खुद फेस टू फेस मिलना चाहता है, इसीलिए अगर आप ये हर्ब शन को देने वाले हैं तो क्या आप शन को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। यांगिन जिस हालत में जिन्हू से बात कर रहा होता है वो काफी ज्यादा क्रीपी होती है। यांगिन की पूरी बॉडी पर वो इंसेक्ट लिपटा हुआ होता है जिन्हें की उन्हीं केप पहने हुए आदमियों ने छोड़ा था। वो इंसेक्ट धीरे धीरे करके यांगिन का ब्लड कंज्यूम कर रहा होता है एंड उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा होता है। यांगिन के ये पूछने पर कि क्या वो शन को अपने साथ लेकर आ सकता है, जिन्हू इस चीज के बारे में सोचता है एंड वो शन को अपने साथ लाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद यांगिन फोन को काटता है एंड उस आदमी के पास जाता है जिसने कि उसे ये सब करने के लिए कहा था। यांगिन उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने ठीक किया, जिस पर वो केप पहना हुआ आदमी यांगिन से कहता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। यांगिन अब उस आदमी से खुद को जाने देने के लिए कहता है। यांगिन इस हद तक नीचे गिर जाता है कि वो अपनी वाइफ एंड उसकी बहन को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्विंगशिंग एंड उसकी बहन दोनों को इन लोगों ने बंदी बनाकर अपने पास रखा होता है एंड यांगिन कहता है कि अगर ये लोग चाहते हैं तो वो इसकी बीवी क्विंगशिंग एंड उसकी बहन को रख सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे जाने दिया जाए। यांगिन ये भी ऑफर करता है कि वो उन लोगों को अपना सारा पैसा दे देगा। ये सुनने के बाद यांगिन के सामने जो आदमी खड़ा होता है वो अपने एक ही स्ट्राइक से यांगिन का सर काट देता है एंड उसे शेमलेस ट्रैश कहता है। इसका मतलब इन लोगों के अंदर थोड़ी तो इंसानियत होती है। यांगिन का सर कटा हुआ देखकर क्विंगशिंग एंड उसकी बहन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब ये आदमी क्विंगशिंग के पास जाता है एंड उससे कहता है अगर तुम दोनों को जिंदा रहना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब यांगिन की बताई हुई बात जिन्हू शन को बताता है, जिसके बाद शन एंड जिन्हू एक घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें डीलर से मिलना था जो कि इस हर्ब को सेल कर रहा था। जिस घर के अंदर जिन्हू एंड शन जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। शन एंड जिन्हू
एक सीढ़ी को चढ़कर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, जिसके बाद शन इधर उधर देखता है एंड वो जिन्हो से पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर वो सेलर आने वाला था। जिन्हो कहता है कि उसे एड्रेस तो यहीं का मिला था, जिसके बाद शन कहता है कि ये जगह सच में काफी ज्यादा अजीब है। तभी उनके सामने 3 लोग आते हैं जो कि ताली बजाकर जिन्हो एंड शन का स्वागत करते हैं। उन लोगों को ऐसा करता देख जिन्हो चिढ़ जाता है एंड उन लोगों से कहता है कि वो खेलना बंद करें। जिन्हो एंड शन के सामने एक बूढ़ा आदमी एंड 2 फीमेल ट्विंस होती हैं। जिन्हो की बात सुनने के बाद वो आदमी जिन्हो से कहता है जिस हर्ब के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो तभी बढ़िया होता है जब उसे फ्रेशली बनाया जाता है। इतना कहते ही वो आदमी अपने साथ आई हुई दोनों ट्विन सिस्टर्स को शन एंड जिन्हो पर हमला करने के लिए भेज देता है। उन दोनों को हमला करता हुआ देखकर शन जिन्हो को अपने पीछे धकेल देता है एंड उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को उन पर हमला करने से पहले ही रोक देता है। शन उन दोनों बहनों के हाथ पकड़ता है एंड उन्हें जोर से जमीन पर पटक कर मारता है, जिससे कि वो दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। शन अब अपने हाथ साफ करता है एंड उस आदमी से कहता है बस हो गया तुम्हारा। शन की बात सुनकर वो आदमी शन को बताता है कि उसकी ट्रिक्स अभी खत्म नहीं हुई, जिसके बाद वो आदमी अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जगह पर ब्लैक मिस्ट कर देता है। वो आदमी शन एंड जिन्हो से कहता है कि अब वो दोनों उसे नहीं देख पाएंगे और आज शन का आखिरी दिन है, आज ही शन मारा जाएगा। इस सिचुएशन को देखकर जिन्हो घबरा जाता है एंड वो शन से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर शन जिन्हो को शांत रहने के लिए कहता है। शन अब अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड कहता है अगर तुम किसी चीज को दिल से ढूंढो तो वो चीज तुम्हें जरूर मिलती है। शन अपनी आंखें बंद करके अपनी एक टेक्निक की मदद से उस बूढ़े आदमी की लोकेशन का पता लगाता है, जिसके बाद शन अपनी आंखें बंद करके ही अपनी स्पीड से उस आदमी के पास जाता है एंड उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो शन से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। शन उसे कहता है तुमने मेरा सब्र का बांध तोड़ दिया है। ये कहते ही शन उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने 2 स्ट्राइक लॉ के बारे में सुना है। शन की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो आदमी शन को कहता है कि उसने 3 स्ट्राइक लॉ के बारे में सुना है। इस पर शन धीरे से कुछ चीज कहता है जिसे वो आदमी नहीं सुन पाता एंड वो शन से पूछता है कि वो क्या कह रहा है। शन इस चीज पर उस आदमी को 2 पंच मारता है एंड उस आदमी को कहता है कि उसने अभी बेवकूफ कहा था। शन के पंच के इम्पैक्ट से वो आदमी जाकर दीवार से टकराता है एंड नीचे जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। शन उस आदमी के पास आता है एंड उसे कहता है क्या तुम इतने ही ताकतवर हो? मैंने सोचा था कि मुझे एक अच्छी फाइट मिलेगी। तभी शन को किसी के रोने की आवाज आती है। शन इधर उधर देखता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। शन इस चीज के बारे में जिन्हो से पूछता है, जिस पर जिन्हो से कहता है कि पास में ही एक रूम है जहाँ से कि ये रोने की आवाज आ रही है। जिसके बाद जिन्हो एंड शन उस रूम के अंदर जाते हैं। जिन्हो अभी भी घबरा रहा होता है। शन जैसे ही उस रूम को खोलता है तो उसको उस रूम के अंदर क्विंगशिंग दिखती है, जिसे कि बंदी बनाकर रखा गया होता है। शन क्विंगशिंग को देखकर कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद शन क्विंगशिंग के मुंह पर लगी हुई पट्टी को हटाता है। क्विंगशिंग शन को उसे बचाने के लिए कहती है एंड ये भी कहती है कि वो उसे दूर लेकर चला जाए। शन ये बात सुनकर कहता है कि वो उसे बचा तो लेगा, लेकिन शन को ये कहता देख क्विंगशिंग शन से प्रॉमिस करती है कि जो कुछ भी वो कहेगा वो उसकी सारी बात को मानेगी। इस पर शन उससे पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करेगी, जिस पर क्विंगशिंग उसे कहती है कि वो कसम खाती है कि वो बिल्कुल जैसा शन कहेगा वैसा ही करेगी। क्विंगशिंग की बात सुनकर शन अब जिन्हो को क्विंगशिंग को अपने कंधे पर उठाने के लिए कहता है, क्योंकि इस हालत में क्विंगशिंग नहीं चल सकती थी। जिन्हो क्विंगशिंग को अपने कंधे पर उठाता है। इसी दौरान क्विंगशिंग काफी ज्यादा रोने लगती है एंड वो कहती है कि सब खत्म हो चुका है।